अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो आपका यूनिट 5 ज्योमेट्री क्लास 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं हम ज्योमेट्री में। लाइंस को लेकर लाइंस के साथ मजीद एंगल्स की तरफ जाते हैं। ज्योमेट्री में हमारे पास जो की वोकैबुलरी है इस चैप्टर की वो ये मौजूद है यहाँ पर, और ये हमारे आउटकम्स है सारे जो इस चैप्टर के बाद बच्चे के अंदर डेवलप होंगे। पहली डेफिनेशन जो हमारे पास है वो लाइन यानी लाइन सेगमेंट। बच्चे को बताना कि लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स। लाइन कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, और लाइन के दो फिक्स पॉइंट होते हैं यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं। उसके बाद है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइन। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जिनके अंदर डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो और एक स्ट्रेट में चल रही हूँ, उनके डिस्टेंस में कोई भी फ़र्क ना आए। यहाँ पर जैसे देखें आपको डिस्टेंस में फ़र्क आ गया, चलते चलते वो एक दूसरे से मिलने लगी हैं यहाँ पर, और जबकि इनके डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है, स्ट्रेट जा रही हैं। तो जो लाइंस बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर एक जैसी बिल्कुल मौजूद रहें तो वो आपकी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन बॉक्स, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड y एंड z एंड o. We observe that none of distance is same or equal. In box B, we observe the distance between these points are same or equal. ठीक है, वही बात कि डिस्टेंस सेम रहे और इक्वल रहे तो वो पैरेलल लाइन, डिस्टेंस सेम और इक्वल ना रहे तो वो नॉन पैरेलल लाइन। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम, दीज लाइन्स नेवर मेट। ये जो लाइन्स होती हैं पैरेलल लाइन्स, ये आपस में कभी मिलती नहीं है, सो ऑन चलती ही रहती हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि ट्रेन की पटरी, इसी तरह हमारे दरवाजे, यानी कि ये जो लाइन्स होती हैं ये मिलती नहीं हैं, सो ऑन चलती ही रहती हैं। ठीक है, और क्विज भी उन्होंने दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई करवा लें पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस अपनी क्लासरूम में और आप उसकी लिस्ट बनवा लें। ओके जी, एक्सरसाइज 1B के मुताबिक है। उन्होंने कहा है लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, मार्क पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑन देम। जो भी इनमें पैरेलल लाइंस हैं जिनका डिस्टेंस सेम है उस पर हमें मार्क करना है। ठीक है, पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन ऑन देम, जैसे देखें ये और ये लाइन है आपकी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, हार्ट में अगर हम देखें तो ये और ये लाइन आपकी पैरेलल है, ये और ये लाइन आपकी पैरेलल है, ये और ये लाइन आपकी पैरेलल है। ठीक है, दरवाजे के आपके जो मेन थे जिस पर दरवाजा स्ट्रक्चर होता है खड़ा, ये और ये लाइन पैरेलल है। बस में अगर हम देखें तो ये और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, उसी तरह ट्रेन की पटरी की एग्जांपल मैंने दी है कि जो ट्रेन की पटरियाँ हैं, ये जो लाइन है ये आपकी पैरेलल लाइन है। जिसी तरह ये वॉच खड़ी है, वॉच रखी है, तो इस वॉच के लिए ये दो जो लाइंस हैं ये आपकी पैरेलल लाइन। इसी तरह पानी का ग्लास है अगर एक, तो पानी के ग्लास की जो साइड्स हैं ये इनकी पैरेलल लाइंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे आइडेंटिफाई करवाना है पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। लाइन में जो है मैंने जैसे भी आपको बताया वो लाइन जो आपस में मिले ना और उनका डिस्टेंस भी सेम रहे तो वो आपकी पैरेलल लाइन है। स्ट्रेट जा रही हैं, डिस्टेंस जो है इक्वल है, तो ये आपकी पैरेलल लाइन है। जबकि ये इक्वल डिस्टेंस के साथ नहीं है तो ये आपकी नॉन पैरेलल लाइंस है। ये भी आपकी नॉन पैरेलल लाइंस है, ये आपकी पैरेलल लाइंस है। पूरा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी आपकी पैरेलल लाइंस है, चाहे वो किसी भी साइड पे बनी हुई हो, लेकिन अगर उनमें डिस्टेंस सेम है तो वो पैरेलल लाइंस है। ये आपकी नॉन पैरेलल है, ये भी नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये भी पैरेलल लाइन। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बच्चों ने क्लास 3 में भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट पढ़ा है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसके बाद जो आ जाता है वो आता है एंगल्स। ठीक है, ये एक तरह की एक्टिविटी है बच्चों को करवाने के लिए, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी कहलाती है। यहाँ से बच्चों को एंगल्स शुरू होते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ से बात किया है तो ये 180, 30, 90 सो ऑन जो है एंगल्स हमारे जो होते हैं वो पूरे जा रहे होते हैं 360 डिग्री तक, क्योंकि हमें पता है जब हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स में हमारे पास डी आता है और डी जो है हमारा वो 360 डिग्री तक जाता है। द गैप बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द फैन फॉर्म एन एंगल। डिस्टेंस जो भी इन दोनों के बीच में आ रहा है ये एक एंगल को फॉर्म कर रहा है अगर आप देखें। ठीक है, व्हेन टू लाइन्स मेट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। जब दो लाइन्स एक पॉइंट से मिलती हैं तो वो एक एंगल को फॉर्म करती है। देयर आर टू आर्म्स एंड वन वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। दो आर्म्स यानी कि ये और ये दो आर्म्स होते हैं, और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे होते हैं ये इनका वर्टेक्स पॉइंट होता है। द पॉइंट वेयर द आर्म मेट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे मैंने भी आप कहा
देखें ये आर्म और ये आर्म, ये दो आर्म्स हैं इनके, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों आर्म्स आपस में मिल रहे हैं। तो ये वर्टेक्स पॉइंट है और ये एक एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। द सैम्बल ऑफ एन एंगल, ये एंगल का सैम्बल है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ठीक है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल का जो साइन है। उसके बाद उन्होंने बोला है आपको टेक अ क्लोजर लुक टू एट दिस प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यानी आपका डी, इसका प्रोटेक्टर का ये क्लोजर लुक है। ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर पॉइंट, जहाँ पर आपको डी से एंगल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, राइट आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल को देखना है। अगर आप लेफ्ट साइड पे एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऊपर वाले वैल्यू जो है, जो जीरो से शुरू हो रहा है वो देखेंगे। लेकिन अगर आप राइट साइड से एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो नीचे वाले जो जीरो हैं, यानी अंदर साइड पे जो हैं इनर स्केल के एंटी क्लॉकवाइज जो जा रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये 180 और ये 180 मिलकर पूरा बनाते हैं आपको 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल। जब आप एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपके पास कितनी तरह के एंगल्स हैं। अगर आपका एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, वो कौन सा एंगल है आपका? राइट एंगल है। राइट एंगल मार्क विद अ स्पेशल स्क्वायर सैम्बल। ठीक है, ये इसका सैम्बल होता है, इस फॉर्म में आ रहा है आपके पास, वो राइट एंगल है। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल्स हैं वो सारे आपके कौन से एंगल बनेंगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, और 90 से जितने भी बड़े बनेंगे 180 तक वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ये डेफिनेशन बच्चों को कॉपी में लिखा है ताकि उनकी याद दहानी में शामिल रहे। उन्होंने मेथड एक्शन भी दिया हुआ है। फिर राइट एंगल आप अपने स्कूल में अपने आसपास इर्द गिर्द चीज़ों से भी बच्चों को बता सकते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 2 में हमें बाकायदा प्रोटेक्टर के साथ काम करना है। प्रोटेक्टर यानी कि डी, दोनों चीज़ों से जाना जाता है। आपको यहाँ पर जो उन्होंने ए, बी और सी एंगल बन रहा है वो मेजर करके हमें यहाँ पर लिखना है कि कितने का बन रहा है। तो इस डी को मैं इस डी मेरे पास बना हुआ इसके ऊपर एज इट इज़ रखूँगी, और इसका ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मिलाकर इन लाइंस के ऊपर लेकर आना है। जैसे ये डी है हमारा मौजूद। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन है स्पेसिफिक, ये जो एक लाइन है, ये लाइन इस ब्लू लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ना कि इस डी के ऊपर, क्योंकि ये तो डी है। ये डी यहाँ से शुरू हो रहा है और ये हमारा एंगल जो ड्रॉ होना शुरू होता है वो यहाँ से होता है। ये ध्यान में रखेंगे इस बात को कि ये जो लाइन है एंगल यहाँ से बनेगा। ये जो है डिस्टेंस दिया हुआ है जो उन्होंने यहाँ छोड़ा, इस पर हम डी को रखेंगे और लाइन को हम उससे मैच करेंगे। ये डी मैंने पूरा पे रख दिया और यूँ लाइन को मैंने मैच कर दिया। ठीक है, अब मैं ये देखूँगी कि एक लाइन जो है मेरी ब्लू लाइन से मैच होनी चाहिए। ये ज़ीरो लाइन, ये मेरी ज़ीरो की यहाँ से शुरू हो रही है ब्लू लाइन, और एक ब्लू लाइन जो है वो मेरी यूँ जा रही है 50 और 60 के बीच में। और 50 और 60 के बीच में हम पॉइंट्स को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 50 और 60 के बीच में मेरे पास ये जो एंगल बन रहा है वो 55 डिग्री का। बच्चों को बताएंगे बिल्कुल के ध्यान से कि आपकी ये जो ब्लैक लाइन है जो आपके डी में मौजूद है वो ब्लू लाइन के पूरे ऊपर आनी चाहिए, कंप्लीटली हाइड हो जाए, वो दिखाई ना दे। फिर जो मेरी लाइन है जिस ज़ीरो की तरफ है, अगर वो लेफ्ट साइड के ज़ीरो की तरफ है तो उसके ज़ीरो को देखेंगे, और अगर वो राइट साइड की तरफ होती तो हम राइट साइड के ज़ीरो को देखते। दोबारा यहाँ देखें कि ये मेरी लाइन, ये जो लाइन है ये ब्लू लाइन को कवर करेगी। तो मैंने ये डी को रखा ये मेरी लाइन पे। अब ये जो ये है मेरी ब्लू लाइन दूसरी जा रही है वो 10 और 20 के बीच में जा रही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई 15 डिग्री। अदर वन इज, अब मैं यहाँ पे दोबारा, अब ये देखें अब मेरा इस साइड पे ज़ीरो आ गया, मेरा राइट साइड वाला ज़ीरो है। तो अब मैं राइट साइड वाले ज़ीरो की तरफ देखूँगी और ये लाइन भी पूरी छुप गई और ये ब्लू लाइन भी पूरी छुप गई। जब ब्लू लाइन जा रही है मेरी 80 की तरफ, तो ये मेरा एंगल जो बन गया वो 80 डिग्री का, और ये वाला 100 जा रहा है। तो 102 समथिंग पे ये रुकेगा, 102 डिग्री पर ये मेरा एंगल बनेगा। उसके बाद दोबारा से मैंने ये डी रखा। अब ये जो मेरी ब्लू लाइन है वो यहाँ जा रही है, यानी कि 140 150 152 153 समथिंग 152 पे, ये मेरी 152 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ का ज़ीरो है और यहाँ से चलते हुए ऊपर के नंबर्स को देखते हुए आ रहे हैं। अब आपका डी उन्होंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, भाई कैसे रखें। आप यूँ भी रख सकते हैं, आप यूँ ही रखेंगे अपने डी को ना,
क्योंकि इन्होंने यहाँ से एंगल दिया है। अब हम इस एंगल पे ही अपने डी को रखेंगे, अब वो चाहे कहीं भी जा रहा। हमारा ये 0, हमारा ये 40 और 50 के बीच में, यानी कि ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, डी रखना बार बार सिखाएं बच्चों को, ताकि वो डी को रख सकें, मेजर भी कर सकें और उससे ड्रॉ भी कर सकें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी डायरेक्ट मेजर करना है और एंगल लिखना है भाई कितने का यूजिंग प्रोटेक्टर। मैंने आपसे कहा ये मेरा वो पॉइंट जहाँ पे मुझे डी के बीच के पॉइंट को रखना है। जैसे ये देखें, ये मेरी डी की ये लाइन है और ये मेरा ब्लू लाइन है, ये मेरा मिड पॉइंट है। अब मैं देखें इसको किस तरह से नीचे ले गया, इस ब्लैक पॉइंट लाइन ने इस ब्लू लाइन को छुपा दिया। यहाँ से नहीं, यहाँ से मैंने रखा है। ये रहा मेरा 0, ठीक है, थोड़ा सा मैंने कर, ठीक है, ये देखें, ये मैंने रख दिया। ये मेरा 0, ये मेरी डी की वो ब्लू लाइन जो जा रही है। सो 40, 41 एंड 42 डिग्री का ये मेरा, यहाँ मैं लिख दूँगी भाई ये एंगल कितने का बनेगा भाई, 42 डिग्री का एंगल बना हुआ है। सिर्फ मेजर करना है, उन्होंने भी मेजर करने का। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह रखेंगे। ये देखें, ये नीचे लाई, ये मैंने नीचे रखा। यहाँ का 0 है क्योंकि एंगल इस तरफ से बन रहा है, तो यहाँ का 0 यहाँ से शुरू हुआ, देन ये यूँ जा रहा है, तो ये 0 यहाँ से शुरू होता हुआ हमारा एंगल किस पे जाएगा, 120 डिग्री पर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी आप देखें, ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो अपना डी भी टेढ़ा कर लूँगी। ये मैंने यू टेढ़ा किया, ये मेरा लाइन पे आया। मेरी एक लाइन ये 0 की, दूसरी लाइन मेरी यहाँ जा रही है, यानी कि 140 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरा। उसके बाद अब देखें, अब एंगल दो तरह से हो सकता है। अब एक मिनट, अच्छा, ये एंगल आप दोनों तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप डी को, मैंने आपको कहा जिस तरह से आपका एंगल मूव हो रहा है अपने डी को उस तरह से मूव कर लें। ठीक है, अब अपने डी को इस तरह से रखें, ये मेरा 0, ठीक है, और ये एंगल मेरा यहाँ से मूव होता हुआ मेरा यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये मेरा 50 डिग्री का एंगल बना। यूँ भी रख सकते हैं, आप डी को घुमा के भी रख सकते हैं कि आपने यूँ रखा, ये मेरा 0, ये मेरा 50 डिग्री का, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, जिस तरह से भी डी। अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं उल्टा बना हुआ है किस तरह से रखें, कोई मसला नहीं है। आप बस एक पॉइंट को ले रहे हैं कि एक पॉइंट यूँ जा रहा है और एक पॉइंट यूँ, आप किसी भी एक पॉइंट को लेकर उस पर अपना डी सेट कर दें। जब आप सेट कर देंगे आपको ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स, ये आर्म आपका, ये जो दो आर्म जिस पॉइंट पे आपकी लाइन मिल रही है और आपके डी का जो ये पॉइंट है, बस किसी भी एक पॉइंट को आप उस तरफ ले जाएं, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपके डी का एंगल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगेन ये मेरा वर्टेक्स पॉइंट, ये मैंने डी को यहाँ पे रखा, ठीक है, ये मेरा जा रहा है 0 और 20 और 30 के बीच में, यानी कि ये मेरा एंगल बन रहा है 25 डिग्री का। एंड द लास्ट वन है आपके पास मौजूद ये 0, ये 0 से शुरू होता हुआ आपका 150 डिग्री पर आपका एंगल बन रहा है। अच्छा, ये अभी तक हमने मेजर करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने एंगल दिए हैं, वो कह रहा है आप इन्हें ड्रॉ करें अपनी कॉपी पर। अच्छा, ड्रॉ करना उससे ज़्यादा मज़ेदार, उससे आसान है। आप बच्चों के बॉक्सेस वाली कॉपीज़ हैं, नहीं है, आपने सिर्फ डी की मदद से ही बच्चों को ड्रॉ करना सिखाएं। स्केल नहीं लेने दें भी हाथ में, फिर वो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो जाता है। 45 डिग्री का एंगल करवाना है। आप यहाँ पर 3 बॉक्सेस दे दो अपने, आपके 3 बॉक्सेस हैं, आपने 3 बॉक्सेस की एक लाइन ड्रॉ करवा दी। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस लाइन को, जो मैंने आपको मिड पॉइंट कहा है, उस पर इस लाइन को सेट कर दें। ये सेट हो गया। अब मुझे कितने का बनाना है, 45 का, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं इसको। ये मेरा 40, ये मेरा 50, इन दोनों के, ठीक है। इस लाइन को देखें, ये मेरी लाइन है, ये मेरा डी है। इस लाइन को देखें मैं कैसे यहाँ से लाई, और मैंने इस लाइन को इस ब्लैक लाइन के ऊपर हाइड कर दिया। अब 45 का बनाना है, ये रहा 40, ये रहा 50, इनके बीच में ये जो बड़ी लाइन है, इस पर मैं एक पॉइंट मार्क करूँगी। पॉइंट मार्क हो गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट मिला दें। तो ये आपका बन गया 45 डिग्री का एंगल। अब 106 का बनाना है, ठीक है। वही एक चीज़, 3 लाइंस पे आपने ड्रॉ किया, डी रखा आपने,
ये 0 मेरा यहाँ से, क्योंकि मैंने लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ की है, ये 0 से 90 100 के बाद ये मेरा 100 की लाइन है, ये 505 और उसके बाद का बस ये एक पॉइंट, तो ये मेरा एक पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 106 का एंगल। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये हो गया 106 का एंगल। अच्छा, कभी भी आपको पता चले कि आप गलत बना रहे हो या नहीं बना रहे, तो आपका जो डी होता है ना, ये जैसे मैंने बात की ये है, जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे वो इस लाइन से इस साइड पे जाएंगे, इस लाइन से इधर नहीं जाएंगे। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ रुकेंगे, यहाँ से शुरू, यानी कि इस लाइन से एक्सीड नहीं करेंगे। और जितने भी आपके एंगल 100 डिग्री से अबव होंगे वो सारे या तो इधर जा रहे होंगे या तो उधर जा रहे होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, फिर भी आपको पता चलता रहेगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। अगला आ गया आपका 114, ये आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ से मेरा 0 स्टार्ट हुआ, ये 110, 4 लाइन मैंने काउंट की, और ये मेरा 114 का एंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे इसका भाई 114 डिग्री का एंगल। अगला भाई मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वही 3 लाइन मैंने ड्रॉ करी, अपना डी रखा, ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री फिक्स एंगल, ओके। यही आपका 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद है भाई 22 डिग्री आपका, 3 लाइन आपने ड्रॉ करी, डी को इस पर प्लेस करा, ये आ गया मेरा 20 के बाद 1 और 2 लाइन हमने ले ली, तो ये मेरा बन गया आपका 22 डिग्री। उसके बाद आ गया आपके पास 172 डिग्री, 3 लाइन आपने ली। अच्छा, डी को हमेशा ना, एंगल को हमेशा कॉपी के पेज के बीच में बनाएं कि अगर बड़ा बनता है तो आपको कॉपी से बाहर एक्सीड ना कर जाए वो। 172, ये 0 मेरा चल रहा है, 40 50 60, ये 170, उसके बाद के एक, और ये 70 71 एंड 72, ये मेरा 172 डिग्री का एंगल मेक हो गया, ये हो गया आपका 172 डिग्री। नेक्स्ट वन इज़ 156 डिग्री, ये मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी, डी को प्लेस करा, 0 से 100 से 150 के बाद ये 155, देन ये 156, ठीक, ये हो गया मेरा 156 एंगल। उसके बाद 180 का एंगल, वही 3 लाइन, डी को प्लेस करें, और ये मेरा 180 पूरा यहाँ आएगा, यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ये पूरा मेरा 180, ये 180 डिग्री का एंगल है। उसके बाद है मेरा 52, 3 लाइन्स, लाइन को प्लेस 0 10 50 51 एंड 52, ये हो गया मेरा 52 डिग्री का एंगल। 165 डिग्री का एंगल, लाइन ड्रॉ करेंगे, डी प्लेस करेंगे, 100 से अबव ही जा रहे हैं, 50 160 और 170 के बीच में, ये आपका 165 का एंगल, तो हमने यहाँ किया 165 डिग्री। उसके बाद 38 डिग्री का एंगल, लाइन डी 30 35 36 37 एंड 38, लाइन मार्क करी मैंने, और ये हो गया 38 डिग्री। देन आपके पास है 80 डिग्री का एंगल, ड्रॉ द लाइन, प्लेस द डी, 50 60 70 और 80 एंड मेक द पॉइंट, ये हो गया आपका 80 डिग्री का एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ईच एंगल एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट्स।
अब इन मेजरमेंट्स को आपको मेजर करना है, कॉपी में ड्रॉ करना है और फिर इनकी टाइप भी बतानी है। जैसे हमने पीछे 3 पढ़े थे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल, इनमें से ये कौन सा एंगल बन रहा है। तो हम सबसे पहले इसे हम मेजर करेंगे भाई कि मेरा एंगल बन कितने का रहा है। ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये बन रहा है मेरा 80 डिग्री का, और ये जो एंगल बन रहा है मेरा ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है मेरा 0 से शुरू 10 डिग्री का। पहले इन दोनों को बनाते हैं। पहला मेरा एंगल बन रहा था 80 डिग्री का। सो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी अपनी से प्लेस करा और ये रहा 80, ठीक है। तो ये मेरा एंगल बन गया 80 डिग्री का, ठीक है। अब 80 डिग्री का जो एंगल है, जितने भी एंगल आपके मैंने कहा लेस देन 90 डिग्री होंगे वो आपके कौन से एंगल होंगे, ठीक है। जितने भी एंगल आपके लेस देन 90 होंगे वो आपके कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। 90 से जितने भी एंगल कम, डिग्री से कम होंगे वो आपके एक्यूट, और 90 से जितने भी एक्सीड होंगे वो आपके ऑब्ट्यूस। दूसरा एंगल हमारा 1110 डिग्री का है, 1110। लाइन ड्रॉ करी हमने और उसको ड्रॉ करने के बाद लाइन ड्रॉ करके हमने प्लेस करा, ठीक है। 0 से 100, 100 से 1110 डिग्री। तो ये मेरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये मेरा है 110 डिग्री। 90 डिग्री से एक्सीड है तो ये मेरा कौन सा एंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरे की तरफ आते हैं, ठीक है। थर्ड की तरफ आएंगे, डी को मैंने प्लेस किया और ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये बन रहा है पूरा 90 डिग्री का। और मैंने आपसे बताया जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो आपके होते हैं राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एंगल बन रहा है, को मैंने प्लेस करा और ये बन रहा है कुछ 140 समथिंग, 140 और 150 के बीच में जा रहा है। तो ये 145 समथिंग का एंगल आपका बन रहा है, 145 डिग्री का। और 90 से एक्सीड है तो ये भी आपका कौन सा बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद आपका एंगल जो है वो 10 डिग्री का है, यानी कि ये आपका एक्यूट एंगल है। उसके बाद जो आपका एंगल है वो एंगल आपका है 170 डिग्री। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये आप कॉपी में ड्रॉ करवा लें अपने। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। लेस देन, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है। अब 28 19 डिग्री से बड़ा है तो ये हमारा ग्रेटर देन है। 28 इज़ ग्रेटर देन 19 डिग्री, 143 इज़ लेस देन 172 डिग्री, 100 इज़ लेस देन 122 डिग्री एंड 28 इज़ ग्रेटर देन 19 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आपको यहाँ पे बोला है कि मेजर दीज पेयर ऑफ एंगल एंड मेक कंपैरिजन स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। मैंने यहाँ पर एंगल्स को मेजर करके लिख लिया है। अब मुझे इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो अब मुझे पता है भाई 20 इज़ लेस देन 80 डिग्री, तो हम यहाँ पे लेस देन का स्टेटमेंट लगा देंगे। 20 इज़ लेस देन 85 इज़ ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। एंड 110 इज़ ग्रेटर देन 10 डिग्री एंड 145 इज़ ग्रेटर देन 15 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट होंगे। मेजर कर लिया है, बस हमने यहाँ पर साइंस को यूज़ करके इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल के बारे में, सर्कल हमें पता है कि इसकी एक बाउंड्री होती है, सेम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। के ये मेरा पॉइंट है सर्कल का। सर्कल द आउटलाइन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये जो सर्कल की ये जो लाइन होती है ये सर्कमफेरेंस कहलाती है। अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये जो पॉइंट इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करती है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका डायमीटर कहलाता है। और इस डिस्टेंस का जो हाफ होता है वो आपका रेडियस कहलाता है। यानी कि इस सर्कल का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डायमीटर, और उस सर्कल का अगर हाफ डिस्टेंस आप मेजर करें तो ये आपका रेडियस बन जाता है और ये पूरा आपका डायमीटर बन जाता है।
ओके। उसके बाद है द रेड पॉइंट ऑफ द सेंटर ओ, ये ओ है। ब्लू लाइन शो द रेडियस एंड द ग्रीन लाइन शो द ग्रीन लाइन रेडियस, ग्रीन लाइन एंड द रेड आयन आउटलाइन द सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस है, ये ग्रीन लाइन आपका रेडियस है और ब्लू, ठीक है, और ये रेड पॉइंट आपका सेंटर है। ओके जी, इन्होंने बोला है नेम ईच रेडियस। मैंने आपसे कहा कि सर्कल का हाफ जो होता है वो आपका रेडियस बन जाता है। ये मेरा पॉइंट है और यहाँ से मेरे 3 रेडियस बन रहे हैं, तो ये ई पॉइंट जो है, जैसे मेरे 3 रेडियस कौन से बन रहे हैं, नाम दे रहे हैं, ई ए, ई बी एंड ई सी, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे ई 4 पॉइंट्स को रेडियस कर रहा है, यानी कि ई, ई जेड, ई वाई, ई एक्स एंड ई डब्ल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में है नेम ईच डायमीटर इन द फॉलोइंग फिगर। डायमीटर मैंने आपको बताया कि सर्कल का जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि इस डॉट से यहाँ तक और इस डॉट से, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका डायमीटर कहलाता है। तो हमारे पास जो डायमीटर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो बन रहा है वो डी और जी, यानी सर्कल को हाफ, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ नहीं हो पा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इस सूरत में ये यहाँ से हाफ हो जाएगा, डी और आपका जी। तो ये डी और जी वो पॉइंट है जिस पर आपका डायमीटर बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर डायमीटर कौन सा बन रहा है, ए और बी, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी भी बन रहा है, और सी और डी एंड एक्स एंड वाई। सी एक्स और वाई डी पे हमारा डायमीटर नहीं बन रहा, यहाँ पर से हमें डिस्टेंस मालूम नहीं होगा कि कितने सर्कल कितने सेंटीमीटर का ये रेडियस बना है। उसके बाद है चूज सर्कमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें जो चीज़ सेट बैठ रही है उसको इसके आगे लिखना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ प्लेट टू इट्स एज इज इट्स, सेंटर से उसके एक किनारे, एज कहते हैं किनारे को, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस। उसके बाद है द आउटलाइन ऑफ द लिड ऑफ अ सिलेंड्रिकल जार इज, सिलेंड्रिकल जार है उसके बाहर की जो इस तरह का जार है उसके बाहर की ये जो आउटलाइन है, इसे हमने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। लाइन ड्रॉ ऑन द हेड ऑफ अ स्क्रू डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जैसे ये स्क्रू का हेड है और जो है यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन जा रही है, इसे वो 2 पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसे वो 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, डायमीटर। द बाउंड्री अराउंड अ सर्कुलर पार्क इज इट्स, पूरे सर्कुलर पार्क की ये पूरी बाउंड्री, ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, इसका ये डायमीटर कहलाएगा, ठीक है, ये डायमीटर। तो ये आपका एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले हम पढ़ेंगे भाई सिमेट्री। सिमेट्री का मकसद क्या है, सिमेट्री का मकसद मतलब होता है भाई कि एक जैसा। अच्छा, वी हैव लर्न ऑलरेडी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इन 2D शेप्स, द डॉटेड लाइन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दीज शेप्स, यानी इस तरह से इन शेप्स को आप हाफ कर सकते हैं और वो इक्वली हाफ हो जाएंगे। अगर आप कोई भी 2D शेप लें और उससे को पेपर को उसका हाफ करें तो वो हाफ जो है वो दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली फिट बैठेंगे एक जैसे, तो वो सिमेट्री हो जाएंगे एक दूसरे के। देयर कैन बी मोर ऑन द सिमेट्री इन अ शेप, इसको इस तरह से हाफ करेंगे, इसको 4 हिस्सों में फोल्ड कर सकते हैं, इसको भी 4 हिस्सों में आप फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी लर्न 3D शेप्स इंक्लूडिंग प्रिज्म, पिरामिड। 3D शेप्स के में क्या मौजूद होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जिस भी शेप में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, जो भी शेप फिजिकली आपके हाथ में हो वो आपकी 3D शेप्स होती हैं। 2D शेप्स कौन सी होती है, जो आप पेपर पर ड्रॉ करते हैं, जिनकी 2 साइड होती हैं, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। अच्छा, ये हमारी कुछ शेप्स हैं, जैसे क्यूब है। क्यूब के हमारे पास ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं, ये इसका सरफेस है और ये इसके एजेस है। कितनी 8 वर्टेक्सेस होती हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका सरफेस 6, 1 2 3, यहाँ से अगर नीचे 4, ये 5 और ये 6, 12 एजेस होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरी साइड पे जाएंगे इसी तरह से ये 12 एजेस होते हैं। क्यूबिड में आपके पास 8 वर्टेक्स होते हैं, 6 सरफेसेस और 12 एजेस। इसी तरह ये सिलेंडर शेप है, ये इसका और ये इसका सरफेस है और ये इसके एजेस हैं। इसी तरह कोन में ये वर्टेक्स है, ये सरफेस है, ठीक है। इसी तरह स्फीयर में
अच्छा, स्फीयर में कोई वर्टेक्स नहीं होता क्योंकि कोने कोई भी नहीं होते उसके, एक ही सरफेस होता है, सिर्फ कर्व सरफेस बस, ना उसमें कोई किनारे होते हैं ना कोई इसके कुछ और होता है। पिरामिड में हमारे पास 5 वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं 5 सरफेसेस होते हैं और 8 इसके हमारे पास एजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जब से आप टर्न करेंगे तो 7 8, इस तरह से आपके इसके 8 होते हैं। जब आप इस तरह की शेप हाथ में लेंगे तो आपको तो उसके आराम से जो उसके पॉइंट्स के एजेस जो उसके किनारे हैं आप उन्हें हाथों से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास उन्होंने एक्सरसाइज 4 दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग शेप यूजिंग द गिवन लाइंस ऑफ द सिमेट्री। सिमेट्री लाइंस हैं, उनके हिसाब से आपको इन एजेस इन शेप्स को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर हमें इस एरो को पूरा करना है, ठीक है, इस तरह से हमें इस एरो को पूरा करना है। यहाँ पे टी गिवन है तो हमें यहाँ पे टी को एग्जैक्टली उतना ही हाफ में पूरा करना है जितने हाफ में वो मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मौजूद है तो हमें यहाँ पे क्रॉस को पूरा करना है इस तरह से, ये क्रॉस यहाँ पूरा हो जाएगा। ओके, डज द डॉटेड लाइन ऑन ईच लेटर रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल द वन दैट शोज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, वो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें इसमें बताना है कि जब हम इसे फोल्ड करें तो वो आइडेंटिकल उसी पर आकर सेट बैठे। जैसे कि अगर मैं डी है, डी को मैं फोल्ड करूँगी तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा यू वी डब्ल्यू एच, एम नहीं होगा, जेड। यानी कि ये वो लेटर्स हैं जब आप इन्हें फोल्ड करेंगे ड्रॉ कर कर कॉपी में या कहीं भी पेज पर, तो आप इसे फोल्ड करें तो आइडेंटिकल हो, एक दूसरे पे सेट बैठे, आगे पीछे ना हो, तो ये वो सिमेट्री हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन द फॉलोइंग पिक्चर्स इफ़ पॉसिबल। ड्रॉ कर दें भाई सिमेट्री लाइन, जैसे इसको हम हाफ कर सकते हैं, पॉसिबल है, इसको हम यूँ हाफ कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, इसको हम यूँ और यूँ हाफ कर सकते हैं भाई, ये पॉसिबल है, इसको हम हाफ कर सकते हैं यहाँ से, इनको भी हम हाफ कर सकते हैं और हम इसको भी हाफ कर सकते हैं। तो क्या, ठीक है, जो जितने उसमें सिमेट्री मतलब उतने ही उसको उसमें डिवाइड हो जाए और इक्वली डिवाइड हो जाए, पॉसिबल हो तो हम उसे कर देंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है हाउ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग शेप हैव, ड्रॉ देम। कितनी लाइन इस पर ड्रॉ हो सकती हैं भाई, इस पर हम 4 इसमें फोल्ड हो सकते हैं। चांद को हम सिर्फ हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं, इससे में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड हो गया जैसे एक हाफ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये जो हमारे स्टार्स हैं हमारे पास इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा 5 पार्ट्स में। ये जो शेप है ये सिर्फ एक पार्ट में ही डिवाइड हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स हैं, उनको लेबल करना है, इनके वर्टेक्स, सरफेस और एजेस को, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा है। मैं इस पेज को इसके साथ ज़रा फोल्ड कर लेती हूँ। ये देख, ये शेप आ गई हमारी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कोन बनी हुई है, तो भाई कोन के कितना वर्टेक्स होते हैं, 1 2 सरफेसेस और 1 एजेस होते हैं। और अगर मैं इसकी शेप की तरफ जाऊँ तो भाई मुझे पता है कि इसकी शेप की तरफ अगर मैं जाऊँ तो मुझे पता है भाई ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका जो है सरफेस है और ये इसका एजेस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है आपके पास क्या है, क्यूबिड है। अब हम क्यूबिड की तरफ अगर जाएंगे, फिर हम पेज को थोड़ा सा टर्न करें, इसके 8 वर्टेक्सेस हैं, 6 सरफेसेस हैं और इसके 12 एजेस हैं। ये रहा इसकी शेप, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका सरफेस है और ये इसका एजेस है। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई ये वर्टेक्स, ये सरफेस और ये आपके एजेस। इसी तरह पिरामिड बनाएंगे, पिरामिड में 5 वर्टेक्स हैं, 5 सरफेसेस हैं, 5 वर्टेक्स हैं, 5 सरफेसेस हैं और 8 एजेस हैं। ये वर्टेक्स, ये सरफेस और ये आपका एज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई ये वर्टेक्स हैं, ये सरफेस है और ये एजेस है। अच्छा, जितने जितने आप लिख सकते हैं उसके आगे भाई कि कितने हैं। उसके बाद आपके पास सर्कल है, सर्कल में सिर्फ एक जो है वो होता है सरफेस होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ में, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।